नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल की। शिक्षण प्रतिमान क्या हैं, उनके मुख्य तत्व क्या हैं और शिक्षण प्रतिमान के क्या कार्य हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्यापक जब कक्षा कक्ष में जाता है, तो वह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई बिंदुओं पर विचार करता है। सबसे पहले अध्यापक ये देखता है कि विद्यार्थी में कौन से व्यवहारगत परिवर्तन लाने हैं। शिक्षण के पश्चात उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। अपने शिक्षण में वो कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब किया जाएगा और अध्यापक और विद्यार्थी की क्रिया को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाएगा और इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा और शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इन सब बिंदुओं को विचार करने के पश्चात अध्यापक अपने शिक्षण का कार्य करता है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के लिए कक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन शिक्षण विधियां सत्यापित सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं और ना ही उनके पीछे कोई प्रायोगिक पृष्ठभूमि है। प्रायोगिक पृष्ठभूमि के अभाव और सत्यापित सिद्धांतों पर आधारित न होने के कारण ये शिक्षण विधियां अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होती हैं और इनसे उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्णतः नहीं हो पाती है और शिक्षण भी इतना प्रभावी नहीं होता है। प्राचीन काल से ही अध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग अपने शिक्षण में करते हैं। ये व्याख्यान विधि हर अध्यापक के द्वारा प्रयोग लाई जाती है, लेकिन एक अध्यापक की व्याख्यान विधि दूसरे अध्यापक की व्याख्यान विधि से भिन्न होती है, क्योंकि व्याख्यान विधि में निर्धारित सोपान या चरण नहीं होते। हर अध्यापक इसे अपने तरीके से प्रयोग में लाता है। इसीलिए प्रत्येक अध्यापक के शिक्षण का तरीका भी भिन्न-भिन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें अध्यापक की क्रियाओं की कोई निश्चित क्रम या रूपरेखा नहीं होती है। शिक्षण की क्रियाओं का निर्धारण नहीं होता है। विद्यार्थी की क्रियाओं का भी कोई उल्लेख इसमें नहीं होता है। इसीलिए शिक्षण का प्रभाव या जिसे हम शिक्षण का उत्पाद कहें, वो भिन्न-भिन्न होता है और उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर समान नहीं होता या उद्देश्यों की प्राप्ति उचित स्तर की नहीं हो पाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा जिन अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके उन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण प्रतिमानों का विकास किया गया। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाते हैं, क्योंकि इनके आधार पर जिन विधियों का विकास किया गया, एक तरह से वही विस्तृत विधियां जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उसे हम प्रतिमान कहते हैं। यदि हम प्रतिमान के अर्थ को देखें, तो शिक्षण प्रतिमान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और प्रतिमान। शिक्षण हम उसे कहते हैं जिसमें उचित वातावरण का निर्माण करके अधिगमकर्ता के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करके अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी अध्यापक ये प्रयास करता है कि वह शिक्षण कौशलों के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, अध्यापक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्मित करे जिससे विद्यार्थी के समक्ष अधिगम में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सके और लर्निंग सुविधाजनक बन सके। प्रतिमान का अभिप्राय है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रत्येक विस्तृत विधि, विचार, योजना और स्वरूप को हम एक मॉडल या प्रतिमान कहते हैं। टीचिंग मॉडल एक पाठ को पढ़ाने की एक विस्तृत योजना है जिससे प्रभावी शिक्षण हो सकता है, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी में प्रभावी अंतःक्रिया होती है और विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमानों को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जॉयस एंड वेल के अनुसार टीचिंग मॉडल एक पद्धति या योजना है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने,
तथा कक्षा और अन्य वातावरण में अनुदेशन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में जॉयस एंड वेल ने टीचिंग मॉडल्स के उपयोगों का उल्लेख किया है कि टीचिंग मॉडल का प्रयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने में किया जाता है, यानी करिकुलम को डिजाइन करने में किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अनुदेशन सामग्री को निर्मित करने में किया जाता है और कक्षा में उपयुक्त वातावरण जो कि शिक्षण के लिए आवश्यक है उसका निर्माण करने के लिए टीचिंग मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यह परिभाषा शिक्षण प्रतिमानों के उपयोग पर अधिक केंद्रित है। सनसनवाल और सनसनवाल द्वारा दी गई परिभाषा टीचिंग मॉडल्स की संरचना को वर्णित करती है। सनसनवाल के अनुसार शिक्षण मॉडल विस्तृत रूप से वर्णित एक योजना है जिसमें सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध और दोहराने योग्य सोपान दिए होते हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अधिगमकर्ता में कुछ निश्चित शिक्षण प्रभावों को विकसित कर सकता है। यानी इनके अनुसार टीचिंग मॉडल जो है वो हर टीचिंग मॉडल विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है और उसमें क्रमबद्ध सिस्टमैटिक स्टेप्स दिए होते हैं और वे चरण इस प्रकार के होते हैं जिन्हें की हूबहू दोहराया जा सकता है और इनका प्रयोग करके अध्यापक विद्यार्थी में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उसमें निर्धारित चरण होते हैं और इन चरणों में अध्यापक और विद्यार्थी की क्या क्रियाएं होंगी, क्या उनका व्यवहार होगा, किस प्रकार अध्यापक विद्यार्थी को पुनर्बलित करेगा, अभिप्रेरित करेगा, प्रत्येक क्रिया सुनिश्चित होती है। शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से शिक्षण करने पर प्रत्येक शिक्षक के शिक्षण का तरीका लगभग समान होता है। क्योंकि चरण निर्धारित है इसलिए इसका प्रयोग एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है और जब दूसरा अध्यापक इससे शिक्षण करता है तो तरीके में अंतर नहीं आता है और इसके माध्यम से अध्यापक उस विशिष्ट वातावरण को निर्मित करने में सफल होता है जिसके द्वारा कि विद्यार्थी के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार यह घोड़े की आकृति एक ग्राफ पर बनी हुई है, यदि आपसे कहा जाए कि इस आकृति को दूसरे ग्राफ पेपर पर बनाइए तो इसे देखकर आप हूबहू ऐसी ही घोड़े की आकृति और इसी प्रकार के रंग और इतने ही अनुपात में भरकर दूसरे ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण निर्धारित है कि कितने स्क्वायर में, कितने चौकोर खानों में कौन सा रंग आएगा, कहां तक उसके मुंह का विस्तार होगा, किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो एक एक खाने को गिनकर आप हूबहू ऐसी ही आकृति का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि इस घोड़े के चित्र को आपको बनाने के लिए कहा जाए फ्री हैंड से तो इसे बनाने पर उतनी समानता नहीं आ सकती। हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से बनाएगा। कोई घोड़े के मुंह को अधिक बड़ा कर देगा, कोई पतला कर देगा, कोई कान की लंबाई कम या ज्यादा कर देगा। कहने का अभिप्राय है कि समानता का अभाव होगा। तो वही बात शिक्षण प्रतिमान में और शिक्षण विधि के प्रयोग में आती है कि शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक अपने तरीके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्राचीन शिक्षण विधियों में क्रमबद्ध सोपान नहीं होते हैं जबकि शिक्षण प्रतिमानों में क्रमबद्ध सोपान होते हैं। इसलिए जब एक से अधिक अध्यापक उनका प्रयोग करते हैं तो उनके शिक्षण का तरीका एक जैसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल। प्रत्येक टीचिंग मॉडल लक्ष्य केंद्रित होता है। यह हम समझते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण प्रतिमानों का विकास किया गया है। इसलिए निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक टीचिंग मॉडल किसी न किसी सत्यापित सिद्धांत पर आधारित होता है। हर शिक्षण प्रतिमान का विकास शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोज किए गए सिद्धांतों के आधार पर ही किया गया है। प्रत्येक टीचिंग मॉडल में क्रमबद्ध सोपान होते हैं जिन्हें हूबहू दोहराया जा सकता है। टीचिंग मॉडल द्वारा विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के वातावरण का निर्माण करना जरूरी है।
प्रत्येक टीचिंग मॉडल में शिक्षक और विद्यार्थी के कार्यों और उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि अध्यापक के कार्य निर्धारित रहते हैं, विद्यार्थी की क्रियाएं और कार्य और उत्तरदायित्व भी निर्धारित रहते हैं। इसलिए प्रत्येक चरण क्रमबद्ध होता है और अध्यापक और विद्यार्थी सुनिश्चित तरीके से निर्धारित क्रियाओं को करते हैं। प्रत्येक टीचिंग मॉडल की विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली भी होती है, जिसके माध्यम से ये जांच की जाती है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस प्रतिमान का प्रयोग किया गया, वह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका एक निर्धारित ढांचा होता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का विशिष्ट सैद्धांतिक ढांचा होता है और इस ढांचे में 5 विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है उद्देश्य, जिसे फोकस कहते हैं, संरचना, सिंटैक्स, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, और पांचवा है सहायक तंत्र, सपोर्टिंग सिस्टम। अब हम टीचिंग मॉडल के एक एक कंपोनेंट की चर्चा करते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है उद्देश्य, फोकस। प्रत्येक प्रतिमान के एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, जिसे हम उसका केंद्र कहते हैं। केंद्र बिंदु या उद्देश्य से क्या अभिप्राय है कि शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य हम उस बिंदु को कहते हैं जिसके लिए प्रतिमान का विकास किया गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिमान बालक में विशेष क्षमताओं को विकसित करता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य भी विशिष्ट होता है। दूसरा कंपोनेंट है संरचना या सिंटैक्स। जैसे अंग्रेजी और हिंदी में वाक्य निर्माण की संरचना होती है, वाक्य में कहाँ कर्ता आएगा, कहाँ क्रिया आएगी, कहाँ विशेषण आएगा, तो ये उस विशेष भाषा के नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। तो इसी प्रकार हर प्रतिमान का भी अपना सिंटैक्स होता है, जिसके अंतर्गत उस प्रतिमान के चरणों को, जिनका क्रमबद्ध विवरण दिया होता है, उसी के अनुसार अध्यापक और छात्र व्यवहार करते हैं। सिंटैक्स के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतःक्रियाओं का प्रारूप दिया जाता है कि उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से होगा, और क्योंकि हर प्रतिमान के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं, इसलिए हर प्रतिमान की संरचना भी भिन्न-भिन्न होती है। शिक्षण प्रतिमान का तीसरा कंपोनेंट है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। किसी भी शिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली उसके उद्देश्यों के अनुसार ही होती है। क्योंकि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं, इसलिए हर शिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली भी भिन्न-भिन्न होती है। कक्षा को हम एक लघु समाज का रूप कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य अंतःक्रिया होती है। सोशल सिस्टम के अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी की क्या भूमिका रहेगी, क्या कार्य रहेंगे और क्या दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, इसका उल्लेख किया जाता है। और अध्यापक किस प्रकार विद्यार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, इसका विवरण दिया जाता है। तो सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, यह बताती है कि अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी संबंध कैसे रहेंगे और वो किस प्रकार अपनी भूमिकाओं और दायित्व का निर्वहन करेंगे। टीचिंग मॉडल का चौथा कंपोनेंट है सहायक तंत्र, सपोर्ट सिस्टम। सहायक तंत्र अध्यापक को प्रतिमान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता करता है, क्योंकि अध्यापक प्रतिमान का प्रयोग करके आवश्यक परिस्थितियां और शैक्षणिक वातावरण को निर्मित करना चाहता है। तो जो चीजें, जो कौशल, जो आवश्यकताएं और जो सहायक साधन अध्यापक को उस वातावरण को निर्मित करने में सहायता करती हैं, उसे हम सहायक तंत्र या सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रतिमान का प्रयोग करने के लिए अध्यापक में भी विशेष योग्यताएं और विशिष्ट कौशल होने आवश्यक हैं, जिससे कि वो उस विशेष प्रतिमान का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। तो सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत अध्यापक के विशिष्ट कौशल और योग्यताओं का उल्लेख किया जाता है और उन साधनों का उल्लेख किया जाता है जिसके प्रयोग से शिक्षण प्रभावी होता है। जैसे तकनीकी साधन हैं,
कोई स्लाइड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, पीपीटी हैं। तो इस प्रकार के तकनीकी साधन, सहायक सामग्री जो चाहिए उस मॉडल का प्रयोग करने के लिए, पाठ्य सामग्री, रीडिंग मटेरियल जो चाहिए, पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि जो भी जानकारी जो है, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, जो भी चीजें उस मॉडल के प्रयोग के लिए आवश्यक होती हैं, वे सभी मॉडल के सहायक तंत्र के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण प्रतिमान का 5वां तत्व है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत अध्यापक को यह बताता है कि विद्यार्थी के व्यवहार का सम्मान कैसे किया जाए। यानी विद्यार्थी जो क्रिया करता है उसके प्रति अध्यापक की अनुक्रिया क्या हो, अध्यापक का व्यवहार क्या हो, किस प्रकार वह विद्यार्थी की क्रियाओं का जवाब दे, किस प्रकार से विद्यार्थी की क्रियाओं का संचालन करे। अध्यापक के ये सारे व्यवहार नियमों पर आधारित होते हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी की अनुक्रियाओं का संचालन करता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग हम विशेष प्रकार के शिक्षण प्रभावों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों के प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिक्षण प्रभाव और पोषक प्रभाव, टीचिंग इफेक्ट एंड नर्चरेंट इफेक्ट। शिक्षण प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जिनको की प्राप्त करने के लिए हम उस विशेष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि बच्चे में हम सामाजिक कौशलों का विकास करना चाहते हैं तो हम सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। यदि बच्चे में हम सूचनाओं को विश्लेषित करने की योग्यता को विकसित करना चाहते हैं तो हम सूचना प्रक्रम प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। तो जिन शिक्षण प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हम उस विशेष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षण प्रभाव, टीचिंग इफेक्ट कहते हैं। ये प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो कि हमें प्रत्यक्षतः दिखाई देते हैं उस शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करने पर। दूसरे प्रभाव होते हैं पोषक प्रभाव, नर्चरेंट इफेक्ट जिन्हें हम कहते हैं। ये प्रतिमानों के अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। ये वे प्रभाव हैं जिनके लिए हमने उस प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया, किंतु ये हमें अतिरिक्त उत्पाद के रूप में यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे किसी वस्तु का यदि निर्माण होता है तो उसको निर्मित करने में कुछ चीजें जो हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में भी प्राप्त होती हैं। जैसे पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन जो करते हैं तो उसमें हमें बहुत सी चीजें जो है, गैस है, ग्लिसरीन है, कई चीजें, डामर है, वो उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि यदि आपको कोई तकलीफ है और उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको विशेष एक्सरसाइज बताई है। यदि आपकी कमर में तकलीफ है तो उसके लिए आपको विशेष एक्सरसाइज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया है। आप वो एक्सरसाइज अपने कमर के दर्द को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज का प्रयोग करते हुए या अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आपको अन्य लाभ भी उससे प्राप्त होते हैं। यानी आपकी मसल्स जो है वो अधिक रिलैक्स होती हैं और आपके घुटने का दर्द जो है या आपके अन्य स्थान पे कोई दर्द है वो भी उससे ठीक हो जाता है। तो उस एक्सरसाइज का मुख्य प्रभाव क्या था? आपके कमर के दर्द को दूर करना। लेकिन साथ ही साथ हमें उससे अतिरिक्त लाभ क्या मिला? यानी पोषक प्रभाव क्या मिला कि आपके घुटने का, पैरों का या टांगों का दर्द भी उससे दूर हुआ। तो ये प्रभाव कहलाते हैं अप्रत्यक्ष और जिसके लिए प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है वो प्रभाव कहलाते हैं शिक्षण प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के क्या कार्य हैं, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को प्रभावी बनाता है। शिक्षण प्रतिमान अध्यापक को शिक्षण नीतियों के चयन करने में और उनका प्रयोग करने में भी सहायता करता है। शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से अध्यापक की क्रियाएं निर्देशित होती हैं, तो शिक्षण प्रतिमान अध्यापक की शिक्षण की क्रियाओं को निर्देशित करने का कार्य करता है। शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से अध्यापक अनुदेशन सामग्री का चयन करता है और उसका विकास करता है कि टीचिंग मॉडल को प्रयोग में लाने के लिए उसे कौन सी सहायक सामग्री, कौन से तकनीकी साधनों और पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होगी, वो उनको चयनित करता है और
उन चीजों को स्वयं उनका विकास भी करता है, यानी उन्हें डेवलप करता है, उन्हें बनाता है, उनका निर्माण करता है। शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी उपयोगी हैं या पाठ्यक्रम निर्माण करने का कार्य भी करते हैं। शिक्षण प्रतिमान में अध्यापक और विद्यार्थी में प्रभावी अंतःक्रिया होती है। विद्यार्थी की सक्रियता भी अधिक रहती है क्योंकि शिक्षण प्रतिमान छात्र केंद्रित होते हैं और छात्र के सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, इसलिए अधिगम प्रभावी होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक की दक्षता को भी बढ़ाते हैं। शिक्षक की कार्यकुशलता को, उसकी शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि अध्यापक की क्रियाएं सुनिश्चित हैं, उसकी क्रियाएं पूर्णतः निर्देशित हैं, उसका व्यवहार पूर्णतः सुनिश्चित है, तो उन क्रियाओं को करने से अध्यापक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखा। आपके कोई सुझाव या सजेशंस हो तो आप मुझे दीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।